Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to chemistry class with chapter 5 stoichiometry. Today we will discuss a very interesting topic, that is limiting reactant. We will define limiting reactant, examples of limiting reactant, how to identify a limiting reactant in a chemical reaction. Then we will discuss sample problem 1.5, 1.7, 1.8, and at the last there is an assignment for you students. Let us start our today lecture. First of all, what is limiting reactant? Actually, limiting reactant is a reactant that is consumed completely in a chemical reaction. The reactant that is consumed completely in a chemical reaction is called limiting reactant. हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो रहा है, वो पहले खत्म हो रहा है, इसलिए वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा. सिमिलरली वो रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा. अदर रिएक्टेंट which is left unused or unreacted after completion of reaction is called reactant in excess. जो रिएक्टेंट हमारे पास बच जाएगा और अभी रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और अभी भी एक रिएक्टेंट बचा पड़ा है, that unused or unreacted or left reactant is called reactant in excess or non-limiting reactant. Characteristics of a limiting reactant. Limiting reactant in a chemical reaction is a substance that is used up first, means वो पहले इस्तेमाल हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा. जैसे ही ये लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होगा, आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. इट मीन्स कि ये जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये कंट्रोल कर रहा है आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट. क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट? क्या है? वो रिएक्टेंट जो पहले यूज हो जाता है, जब ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा तो आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपका कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा. एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रॉम डेली लाइफ. हियर इज अ बर्गर एंड टू मेक अ बर्गर वी नीड अ बन, 2 ल्यूटिस लीफ दैट इज सलाद के पत्ते, एक आपके पास जो है वो चीज स्लाइस चाहिए और एक बर्गर चाहिए, सॉरी एक हमारे पास कबाब चाहिए. अब क्या है, ये हमारे पास एक बर्गर की मैन्युफैक्चरिंग है. अब आपके पास जो अवेलेबल आइटम है वो क्या है? 4 बन है, 6 चीज है, 3 ल्यूटिस लीव्स हैं और 5 आपके पास कबाब है. नाउ इनमें से बताएं कि हमारे पास कितने बर्गर बनेंगे और कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और कौन नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. एक्चुअली हमारे पास बंस तो 4 है, लेकिन हमारे पास ल्यूटिस लीव सिर्फ 3 है, सलाद के पत्ते सिर्फ 3 है. इट मीन्स कि सिर्फ 3 बन बनेंगे हमारे पास. हमारे पास 6 ये हैं और 5 ये हैं. इट मीन्स कि जो कंप्लीट हमारे पास बनेगा बर्गर वो 3 बनेंगे. इसके बाद हम चौथा बर्गर नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि हमारे पास सैलेड पत्ते जो हैं वो खत्म हो गए. इट मीन्स कि एक्चुअली दीज ल्यूटिस लीव्स और सलाद के पत्ते जो हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये पहले खत्म हो गए हैं. इनके खत्म होने की वजह से हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया. हम और बर्गर नहीं बना सकते. गो कि हमारे पास बन भी एक अवेलेबल है, चीज के भी हमारे पास और 3 अवेलेबल हैं स्लाइसेस, और बर्गर भी कबाब भी हमारे पास 2 अवेलेबल हैं. बट हम सिर्फ 3 बर्गर बना सकते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ल्यूटिस लीव्स. इट मीन्स कि आपके ल्यूटिस लीव्स जो हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, एंड 2 कबाब एंड 3 cheese slices and 1 bun are non-limiting reactant, और वो reactant जो बच गए हैं unused reactant, excess of the reactant है. एक और एग्जांपल देखते हैं. इसमें वो आपको बता रहे हैं कि हमारे पास 8 स्लाइसेस हैं ब्रेड के,
और आपने इससे 8 स्लाइसेस ब्रेड के हैं और 1 जार आपके पास पीनट बटर का है, आप कितने सैंडविचेस बना पाएंगे? हम सिर्फ 4 सैंडविचेस बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रेड पीसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। गो के अभी भी हमारे पास पीनट बटर बच गया है, बट वी हैव टू स्टॉप द रिएक्शन। हमारा जो रिएक्शन फिनोमिनन है, जो हमारा सैंडविच का बनाने का अमल है, वो रुक गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रेड स्लाइसेस। It means कि bread slices are the limiting reactant that actually control the reaction। और ये जो पीनट बटर है ये लेफ्ट, ये बच गया है, तो इसको हम कहेंगे कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट ओवर। इंपॉर्टेंस ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे इंडस्ट्री में हो रहे हैं डेली, प्लास्टिक बनाने के, गैसोलीन, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फूड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर केमिकल्स, दे ऑल आर working on the principle of limiting reactants. Limiting to run chemical plants effectively, chemists and engineers try to control cost and amount of reactant. जो हमारे पास केमिकल प्लांट्स हैं, ये जो भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे केमिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ रिएक्टर को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टर। थ्रू केयरफुल स्टडीज एंड कंट्रोल ऑफ chemical reactions, they are able to maximize profit and minimize waste। इससे हमारे पास क्या प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा और हमारे पास वेस्ट या जो अनयूज्ड आइटम है वो कम से कम हो जाएगा अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ चलेंगे। केमिस्ट और इंजीनियर्स measure the efficiency of reaction by measuring percentage yield। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Let us start our reaction. How to identify a limiting reactant? हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम है। 10 moles of hydrogen and 7 moles of oxygen are reacted to produce water। अब इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। हम कैसे, अब हम इसको देख के तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। Balanced chemical equation is 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to gives you 2 moles of water। स्टोकियोमेट्रिकली अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 2 moles of hydrogen gives 2 moles of water। ठीक है, गिवन हमारे पास कितने हैं, 10 moles of hydrogen है। अब हम देखते हैं कि 10 moles of hydrogen हमें कितने moles of water देगा। 2 divided by 2 multiplied by 10, ये हमारे पास 10 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी पता चल रहा है 1:1 और 2:2 की वैल्यू है, तो हमारे पास 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 10 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। नाउ यहाँ पे जो दूसरा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है वाटर फॉर्मेशन में वो है ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स कितने वाटर प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि बैलेंस के केमिकल इक्वेशन में 1:2 है। दैट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब गिवन कितने हैं, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो इट मींस कि 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 divided by 1 into 7, that is 14 moles of water। अब देखिए कौन लेस मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। Hydrogen is producing 10 moles and oxygen is producing 14 moles। It means hydrogen is producing less number of moles of water, that is your product। So hydrogen is limiting reactant and oxygen is non-limiting reactant or excess of reactant। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बच जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, और हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली आपके रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल प्रॉब्लम देखते हैं 1.5। इसमें वो आपको क्या बता रहे हैं, 200 ग्राम है पोटाशियम डाइक्रोमेट के और वो रिएक्ट कर रहे हैं 200 ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 2 पार्ट्स हैं। हमने mass of atomic oxygen produced by the limiting reactant कैलकुलेट करना है, और जो रिएक्टेंट बच गया है, अनयूज्ड रह गया है, उसको भी हमने कैलकुलेट करना है।
ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद 4 moles of sulfuric acid to give you 1 mole of potassium sulfate, chromium sulfate, 4 moles of water and 3 moles of atomic oxygen. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, mass of atomic oxygen produced by the limiting reactant. हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का mass 200 ग्राम है, इसका फॉर्मूला मैस 294 ग्राम है। हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस। ये आपके पास मोल्स आ गए, दैट इज 0.68 मोल्स। अब फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कैन सी दैट 1 mole of potassium dichromate gives you 3 moles of oxygen। और हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.68 मोल्स हैं, तो 0.68 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास कितने प्रोड्यूस करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.68, दैट इज 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय 0.68 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये 0.68 मोल्स कैसे हैं, हमने 200 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। नाउ आपके पास जो सेकंड रिएक्टेंट है वो कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। इससे कितना एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इसको देखते हैं। इसका आसान वे जो है वो यही है जो मैंने आपके सामने किया हुआ है कि आप अपने पेज की पार्टीशन कर दें, एक साइड पे आप एक रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट करके उसके निकालें, उसके प्रोडक्ट से निकाल लें, और दूसरी साइड पे आप दूसरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स निकालें। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना गिवन है, 200 ग्राम, इसका फॉर्मूला मास है 98 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.04 मोल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, 4 moles of sulfuric acid can produce 3 moles of atomic oxygen। गिवन क्या है, 2.04, ये कितने एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय गिवन मोल्स दैट इज 2.04 मोल्स। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1.53 मोल। अब आप देख के मुझे बताएं कि विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये आपके पास कितने प्रोड्यूस कर रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन 2.04, और सल्फ्यूरिक एसिड कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 1.53। It means the sulfuric acid is producing less number of moles of atomic oxygen, so it is sulfuric acid is limiting reactant and potassium dichromate is non-limiting reactant, जो जिसको हम excess of reactant ही कह सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ है वो मोल्स में प्रोड्यूस हुआ है, आप इसको मैस में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 16, नॉट 32। 16 क्यों है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, 24.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, दैट इज हमने मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को यूज करते हुए हमने निकाल ली है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। हमने वो रिएक्टेंट का मैस कैलकुलेट करना है जो बच गया है, वो कौन सा बचा है। इसमें हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट था और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एक्सेस ऑफ द रिएक्टेंट था। जो हमारे पास मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे वो 0.68 मोल्स थे पोटेशियम डाइक्रोमेट के और 2.04 मोल्स थे सल्फ्यूरिक एसिड के। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे और हम देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 4 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद ओनली 1 mole ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने असल में क्या देखना है कि कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास बच गया है। उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि 4 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद ओनली 1 mole ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। गिवन कितने हैं, 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2.04 दैट इज 0.51 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट मींस कि गिवन वैल्यू 2.40 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद ओनली 0.51 मोल्स ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट। अनरिएक्टेड कैसे निकालेंगे? गिवन वैल्यू जो कि कितनी है 0.68, जो हमारे पास यूज्ड हो गई है 0.51, बच कितनी गई है 0.17। इट मींस कि 0.17 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो अनरिएक्टेड बच गए हैं। इन 0.17 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम मैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैस कितना आ जाएगा 0.17 into 294, दैट इज 49.98 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। इतना रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास वेस्ट हो गया है, हमारे पास बच गया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं 1.7। इसमें वो आपको क्या बता रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करता है सल्फर के साथ और प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड जो है इसमें हम 1.50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम और 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर ले रहे हैं। सॉल्यूशन हम सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फर एंड इट गिव्स यू 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम सल्फाइड। अगेन हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसका तरीका वही पुराना है, मैस ऑफ मैग्नीशियम लेंगे, कितना है 1.50, इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। मोल्स कितने आ गए 0.0625 मोल्स। अब जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। इतने 0.0625 मोल्स से हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड के भी 0.0625 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। सेम आपने अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ कम टुवर्ड्स मैस ऑफ सल्फर। मैस ऑफ सल्फर कितना है 1.50, इसके हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। मोल्स कितने हैं 0.0467। 1 मोल ऑफ सल्फर से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ। 0.0467 से हमारे पास जो मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो मैग्नीशियम सल्फेट के, वो भी 0.0467 हुए हैं। अब आप इन दोनों मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड को देखें और जज करें कि हु इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। Definitely sulfur is producing less number of moles of magnesium sulfide, so sulfur is the limiting reactant and magnesium is non-limiting or reactant in excess. अब हमारे पास mass of 1 mole, हम इसको ये जो मोल्स हैं इसको हमने ग्राम्स में, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड इन ग्राम्स कितना होगा, ये 56 है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं मोल्स में तो ये 56 को हम इन मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0467, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 2.6152 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है। आई होप सो आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 1.8। इसमें वो आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड हैं, वो रिएक्ट करें 1.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपने सिर्फ कैलकुलेट करना है जो रिएक्टेंट बच गया है, आपने इसमें प्रोडक्ट को कैलकुलेट नहीं करना, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई नहीं करना। आपने सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट बच गया है उसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेट अस स्टार्ट आवर रिएक्शन कैलकुलेशंस। इसमें जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हैं वो कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। 1 mole of calcium hydroxide react with 2 moles of ammonium chloride to gives you 1 mole of calcium chloride and 2 moles of ammonium hydroxide. Simply हम ये भी कह सकते हैं कि 2 moles of ammonium chloride react with 1 mole of calcium hydroxide, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, वो रिएक्टेंट जो बच गया है। अब यहाँ से इक्वेशन को देख के हमने ये जज कर लिया कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गिवन मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितने हैं 1.87, ये कितने से रिएक्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.87,
दैट इज ये 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे। इट मीन्स के 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंज्यूम हो गए हैं। गिवन वैल्यू ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितनी थी 1.35, कितने कंज्यूम हुए हैं 1.35 माइनस ये 0.935 0.45, ये जो 0.45 है इसका मतलब है कि 0.415 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास बच गए हैं। दीज आर एक्चुअली अनयूज्ड और लेफ्ट रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन एक्सेस या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये मोल्स में है। अब हम इनको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 74, दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास, और आपके पास 30.71 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अनरिएक्टेड है, और इसको हम कहते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट इन एक्सेस है। नेक्स्ट इज ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 120 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अ सॉल्यूशन ऑफ 52 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें अब आपको क्या उन्होंने कहा है कि सिल्वर क्लोराइड हमारे पास कितना प्रोड्यूस होगा, जबकि सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास 120 ग्राम है और NaCl 52 ग्राम है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिव्स यू AgCl एंड सिल्वर सोडियम नाइट्रेट। उसी तरह से पहले हम लिमिटिंग रिएक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना है, गिवन 120 है, इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कम टू नो 1 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस ओनली 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। गिवन मोल्स कितने हैं 0.7062, ये इतने मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस ओनली 0.7062 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। नाउ इसमें जो दूसरा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है वो सोडियम क्लोराइड है, वो कितना सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करता है इसको हम देखते हैं। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो गिवन है वो 52 ग्राम गिवन है, इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया। फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कम टू नो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स यू 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। 0.88 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो कितने प्रोड्यूस करेंगे मोल्स, 0.88 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करेंगे। इट मीन्स कि ये सिल्वर क्लोराइड हमारे सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास 0.7 प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि सोडियम क्लोराइड 0.8 कर रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो सिल्वर क्लोराइड है वो लेस मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये आपके पास मोल्स में सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है। अब आप इसको मास में कन्वर्ट कर लें बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 143.4। It means that 101.26 gram of silver chloride will be formed by mixing of 120 gram of silver nitrate and 52 gram of NaCl। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जैसे ही ये खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो कंट्रोल हो रहा है AgC। वो कंट्रोल कौन कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। For any queries you are always more than welcome. At the end there is an assignment for you people. ये assignment आपकी self check से है and it is self check 1.4। आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके सामने मैंने इसको बता दिया है कि जिंक और सल्फर रिएक्ट करते हैं, जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। इसमें आपने गिवन वैल्यू 6 ग्राम ऑफ जिंक है और 4 ग्राम ऑफ सल्फर है। आपने लिमिटिंग रिएक्टर को आइडेंटिफाई करना है और कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको मास में आइडेंटिफाई करना है। सेकंड में है आपको बता दें कि एल्यूमिनियम और ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं AlBr3। 15.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 55.6 ग्राम ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं, तो आपने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को और मास ऑफ AlBr3 यानी कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। I hope so you have enjoyed today's lecture. For any query, you are welcome. You can ask me. Thank you and have a nice day.